हर किसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक ट्रैक्टर हो। ट्रैक्टर से प्लाविंग करना इज द बिगेस्ट एनिमी। खेती का, किसान का, पर्यावरण का और भूमाता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चंद्रशेखर भरसावली सर अमेरिका में ट्रेंड एक फूड साइंटिस्ट अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ के इंडिया वापस आए सिर्फ फार्मिंग करने के लिए। आज उनकी वजह से हजारों किसान उनकी सगुना राइस टेक्निक यानी SRT के जरिए बिना जुताई की खेती कर रहे हैं। अमेरिका छोड़कर वो भारत वापस क्यों आए, क्या है SRT और आप इसे अपने फार्म में कैसे यूज कर सकते हैं, जानिए आज के एपिसोड में। मेरे जमीन बंजर है, आज मैं शुरुआत कैसे करूं इस तकनीक का। बंजर जमीन को बहुत तेजी से अच्छी जमीन, सशक्त जमीन बदली करने का काम SRT करेगी। हमारी जो SRT के किसान हैं, उनका जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के लिए पानी सब कम हो गया। 1 एकड़ में 1000 किलो पैडी धान बनता था। SRT करने के बाद हमारा मिनिमम 1500 किलो हो गया और ज्यादा से ज्यादा 2200 किलो हो गया, 2200 किलो हो गया। हमारे तकनीक में एक बार जोताई किया, एक बार रेस बेड बना दिया तो अगले 20 साल 25 साल शायद लाइफ टाइम खेती में जोताई करनी ही नहीं है। ग्लाइफोसेट पूरे तरीके से बैन था हमारे देश में। ग्लाइफोसेट मेरे हिसाब से अमृत है। ग्लाइफोसेट इज द सेफेस्ट मॉलिक्यूल that was found out by human being। क्यों सर, ये मतलब काफी लोग को लगेगा सुनने में। शेखर सर, मेरा ऑनर है कि आज आप पॉडकास्ट में, सॉरी मैं आपको पहले बोला नहीं कि पॉडकास्ट हिंदी में रहेगा। हम लोग इंग्लिश में बात करते आ रहे हैं, बट आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब बोलते हैं, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल। कैसे हैं सर आप? मस्त मस्त, एकदम बढ़िया। और हिंदी है तो और अच्छा है। यस। मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है और अंग्रेजी और भी बुरी है। क्या तो बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हिंदी में तो कोशिश बिल्कुल जारी रखूंगा। और आप सामने बैठे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है और लगता है कि हो जाएगा हिंदी में, मस्त हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। पिछला कॉल आपके साथ किया था, उसमें ही मुझे लगा कि आपसे बात करने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, तो मैं वही बोल रहा था, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे मौका मिला है कि लगभग बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करने का। एंड यू आर राइट अप देयर, ऑलमोस्ट 35-40+ years of experience, if not more sir, you have in 50 agriculture 50 years of 50। experience that I think तो आप सबसे नंबर 1 पे आएंगे। तो जस्ट अच्छा वांट टू अंडरस्टैंड बिफोर हम शुरुआत करें, मैं हाँ जी, जानता हाँ हूँ जी। आप एक फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं। आपका जी बिल्कुल। अर्ली डेज कैसा था, आपका स्टार्टिंग कैसा था, मतलब उस समय खेती कैसा था? व्हाट वाज योर कनेक्शन टू एग्रीकल्चर, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? या चाइल्डहुड जब जहाँ पर मैं गुजारा वो एक संस्था थी। मेरे पिताजी ने, उनके जो सहकारी थे उनका नाम था कोतवाल, भाई कोतवाल। हम्म। बट भाई कोतवाल का हुतात्मा बन गए वो। ब्रिटिश के साथ उनका जो एनकाउंटर हुआ वाज इन 1943। जब मैं 8-10 साल का था तो उस वक्त हमारी पूरी भूमि बंजार थी। और ये जो बात थी वो मेरे पिताजी बार बार उसके बारे में वो विषय दोहराते थे। उस वक्त मैं मेरे स्कूल से आते समय, घर आते समय, एक कड़ू नीम का पौधा हम्म। कहीं रास्ते में दिखाई दिया, उसको खोद कर लाया और हमारे घर के बाजू में लगाया। वो बहुत धूप का समय था। मेरी माँ बोली कि अरे ये इतने धूप में क्यों लाया, ये जिंदा नहीं रह सकता। तो मुझे तो बहुत दुख लगा कि मैं यहाँ से उठा के लाया। तो मैं इतनी कोशिश किया, वो पौधा जिंदा भी रहा, वो बाद में बहुत बड़ा भी हो गया। कड़ू नीम का पेड़, नीम का पेड़ था। और वो मेरे लाइफ का मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जहाँ मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में एक होप ऑफ कॉन्फिडेंस बन गई, एक चिंगारी ऑफ कॉन्फिडेंस बन गई कि मैं पेड़ लगा सकता हूँ और पेड़ जिंदा लगाकर बड़ा कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छा दिखता है। हम्म। पूरी जगह जो बंजार थी उसमें एक ही पेड़ नीम का, बहुत सुंदर छाया उसकी थी, तो अच्छा लगता था। सो उससे मुझे शायद मेरा जो लाइफ टुवर्ड्स नेचर, लाइफ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर,
पेड़ पौधे, ट्रीज, फूड प्रोडक्शन, उसमें मेरा आ गया। सर ये सुनने को मतलब आज मैं 2000 का बच्चा हूँ, राइट? आप लोग के अर्ली डेज में आप आदिवासी बच्चे के साथ खेलते थे, पेड़ पौधे से फल तोड़ते थे, पत्ते खाते थे, जंगलों में रहते थे, मछली पकड़ते थे और बहुत सारे ऐसे नेचर से कनेक्टेड चीज़ करते थे। आज हम लोग मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, एआई के दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ क्लॉड, चैट जीपीटी अगला क्या करेगा उसका बहुत डर है। कैसे समय बदल गए हैं। मतलब काश शहर के बीच हमें वो मौका मिल पाता कि हम भी ऐसे नेचर से कनेक्टेड रहें। आई थिंक एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है सर, जो आप कह रहे हैं। और ये बात भी मुझे जान के काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उस समय भी ज़मीन बंजर था। हाउ, ऐसे कैसे सर? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं 1950 1960 में हमारी मिट्टी में कार्बन बहुत था, काफ़ी हेल्दी था सॉइल। अभी पिछले 20-30 साल में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सब बर्बाद हुआ है। आप कह रहे हैं उस समय भी ऐसा था? आप जो बोल रहे हैं शायद पूरी देश के बारे में बोल रहे हैं। और जो मैं सोच रहा हूँ आफ्टर यू रेज दिस इशू कि उसमें फिर बात ऐसी है कि बहुत सारी जगह में हम अभी जो सॉइल के बारे में पढ़ाई किया, वो पढ़ाई मतलब जो संशोधन किया, उसमें हमें ऐसा पता चला है कि टिलेज ऑपरेशन, प्लाविंग, टिलेज ऑपरेशन इज द बिगेस्ट एनिमी। तो हम अभी 2 साल 3 साल कंपैरेटिव स्टडी किया, लकड़ी का प्लाव विथ बुलक्स, हैंड हेल्ड टू व्हील पावर टिलर और 4 व्हील वाला ट्रैक्टर। 4 व्हील वाला ट्रैक्टर 15% सॉइल इरोजन को ट्रिगर करता है। हैंड हेल्ड पावर टिलर 14% सॉइल को निकाल देता है, मतलब इरोजन होता है, बह जाती है। लेकिन लकड़ी का प्लाव जो है वो 3% ही मिट्टी बह जाती है, और हमारा एसआरटी जो है वो 0% मिट्टी जाती है। सर आपका जो प्रश्न है कि उस समय हमारे देश की जो ये थी मतलब जमीन थी, वो बिल्कुल यू आर राइट कि अच्छी थी, लेकिन हम जहाँ रहते थे वो बहुत बड़ी स्लोपी जमीन थी। हमारे यहाँ 150 इंच रेनफॉल होता है, और इतना सारा रेनफॉल होने के बावजूद तो और इसके वजह से मिट्टी का बह जाना और देन रीजनरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पास कोई मेथड नहीं था। तो वो था वजह कि हम बाकी के देश में शायद यू आर राइट कि जमीन मिट्टी फिर भी उस वक्त अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब से ये छोटे मोटे इंडस्ट्रियल आयरन प्लाव वगैरह सब आ गए, उसके बाद तो हमारे मिट्टी का सब बहुत नुकसान होना चालू हो गया। सर आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा, अब मैं 2-3 कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो वीडियो के शुरुआत में आपने मेंशन किया एसआरटी फार्मिंग के बारे में। यदि किसी को एसआरटी समझना है तो उनको समझना होगा टिलिंग, मतलब जुताई जो हम हिंदी में कहते हैं, होती क्या है, उससे ज़मीन को नुकसान क्या होता है ना? और इससे धरती माँ को क्या लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप कर रहे हैं सगुना बाग में एग्रो टूरिज्म के बारे में, काफ़ी मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है। बट जिससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं मतलब कॉन्टेक्स्ट किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं। आपने कहा था आपके एक टेडेक्स स्पीच में कि दुनिया में 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम है। एक है फूड सिक्योरिटी का, कि हर इंसान को खाना मिलेगा भी कि नहीं, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का। जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम और भी खराब हो जाता है। ये आपने क्यों कहा था सर? ग्लोबल वार्मिंग इशू। सो ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा अंग मैं बोल रहा था कि फूड प्रोडक्शन। एक्चुअली एक नया विचार भी साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है, जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनरुज्जीवित खेती। उसका मतलब ऐसा है कि हर समय हम कोई फसल लेंगे, उस हर समय हमारी मिट्टी भी सशक्त बननी चाहिए, मिट्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए, हमारी मिट्टी सशक्त बननी चाहिए। और ये पॉसिबल है करके अबाउट 70-80 साल पहले ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में पता चला साइंटिस्ट को
कि ये पॉसिबल है, और उसको उन्होंने नाम दिया नो टिल एग्रीकल्चर, जीरो टिलेज, जीरो जीरो बजट नहीं, जीरो टिलेज, क्योंकि जोताई हमारे सबसे सबसे बड़ा नुकसान करती है। यहाँ पे सर एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ, जस्ट क्विक चेक इन, सॉरी टू इंटरप्ट यू। प्लीज प्लीज। मेरे ऑडियंस में किसान भी हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं सर। अब किसान तो टिलेज और जुताई जानता है, बट जो खेती नहीं जानते हैं उनको समझाइए ये टिलेज क्या होता है और क्यों ये सही नहीं है ज़मीन के लिए। ओके, तो ऐसा है कि किसान जब फूड पैदा करता है वो राह देखता है कि बारिश आएगा। हमारे देश में बारिश यूजुअली सब जगह जून महीने में आ जाती है। जैसे ही पहले बारिश होता है, पहला बारिश, उस वक्त किसान काम के लिए दौड़ना चालू करता है। वो बहुत एक्टिव बन जाता है। उसका पहला काम जो है कि जो मिट्टी है, जो उसके खेत है, वहाँ पर जाकर जोताई करना, प्लाविंग। वो ट्रैक्टर से भी होती है, वो पावर टिलर से भी होती है, वो बैल के हल से भी होती है। हल बोलते हैं, हल, लकड़ी का हल था। तो वो जो प्लाविंग करते हैं, वो प्लाविंग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीज है वो मिट्टी के, धरती के पेट के अंदर डालने की सुविधा हो, एक। दूसरा कारण ये होता है कि प्लाविंग करने से, वो जो है प्लाविंग करने से जो वीड्स है, खरपतवार है, अनवांटेड प्लांट्स, कि जो प्लांट्स आके हमारे मेन क्रॉप से कंपटीशन करते हैं, वो खरपतवार को मतलब मार देना, खरपतवार की लाइफ साइकिल तोड़ना, इसके लिए प्लाविंग करते हैं। सो दो काम होता है प्लाविंग से। सो प्लाविंग इज ए मेथड विच इज इवॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो कैसे होगी कि शायद पहला फूड जो था, वो पहला फूड वाज पहला फूड जो था वो था राइस। सो किसान उस वक्त भटकते भटकते जंगल में जो भी मिलता है वो लेता था, शिकार करता था। तो उसने देखा कि पानी का छोटा सा पॉन्ड में चावल के, धान के कोई पौधे उगे हैं, और उसने वो लेके आया धान, और अच्छा टेस्ट था उसका। तो उस वक्त उसने सोचा कि अरे हाँ, ये चावल जो है वो पानी के अंदर, मतलब सबमर्ज कंडीशन में चावल लगाना है। सो उसके ये भी ध्यान में आ गया कि सबमर्ज कंडीशन में लगाने से वीड्स, खरपतवार आते नहीं हैं। तो वो उसने चालू किया। उसके लिए वो पानी रुकने के लिए फिर प्लाऊ आ गया, उसने जोताई किया। जोताई करने से मिट्टी का, एक तो मिट्टी भुरभुरी बनती है, बीज डालना आसान होता है, और पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट होता नहीं है, पानी चला नहीं जाता है, पानी उधर ही रुकता है। तो उसके वजह से प्लाऊ का खोज हुई, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसका जो संशोधन होते रहा लास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स, उसमें द लेटेस्ट ऑपरेशन इज नाउ द ट्रैक्टर, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक देन है। समझ गया। वही तो सर, मतलब अभी हम बात करते हैं ट्रैक्टर का। किसानों से जब मैं मिलता हूँ, हर किसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक ट्रैक्टर हो, और आप उल्टा कह रहे हैं मतलब कि ट्रैक्टर होना ही नहीं चाहिए, टिलेज होना ही नहीं चाहिए। वो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। या ट्रैक्टर से टिलेज, प्लाविंग करना इज द बिगेस्ट एनिमी। जो सबसे बड़ा दुश्मन है खेती का, किसान का, पर्यावरण का और भूमाता का, सबसे बड़ा दुश्मन है। समझा सकते हैं क्यों सर, क्या होता है एग्जैक्टली उसमें? हाँ। तो अभी जोताई खाली ट्रैक्टर से ही नहीं होती है, अलग अलग टूल से होती है। लेकिन हम सब लोग ट्रैक्टर जोताई के लिए समझ सकते हैं। ट्रैक्टर से क्या होता है कि उसके पीछे, ट्रैक्टर तो पावर पैदा करता है और इट पुल्स द प्लाउ। वो प्लाउ जो है उसको टूल बार होता है, एक बार होता है, फिर उसको मिट्टी उल्टी करने के लिए मोल्ड बोर्ड, उसका बोर्ड एक होता है कि जो मिट्टी को निकाल के उल्टी कर देता है। वो ट्रैक्टर से
ऊपर की 9 इंच मिट्टी भुरभुरी होती है, लेकिन 9 इंच के नीचे वो जो प्लाऊ है वो कितना प्रेशर देता होगा जमीन पर? बहुत बड़ा प्रेशर देता है। और वो जब जब किसान प्लाविंग करता है तो एक बार ऐसे करता है, दूसरी बार ऐसे करता है, क्रिस क्रॉस बोलते हैं उसको, क्रिस क्रॉस। ऐसे ऐसे प्लाविंग करने से पूरी जमीन भुरभुरी बनती है। वो जमीन जब पूरी भुरभुरी बनने के लिए वो 2 बार करता है, और साल में शायद ऐसी और 2 बार करता है, तो 4 बार जब वो प्लाविंग करता है, 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, आज की स्थिति में हालत ऐसी हुई है, स्पेशली इन पंजाब, हालत ऐसी हुई है कि 9 इंच के नीचे एक कड़क स्ट्राटा बन गया है, एक हार्ड पैन बन गया है, एक पत्थर जैसी, लादी जैसी मिट्टी उधर बन गई है। उसको बोलते हैं हार्ड पैन। तो बारिश का पानी जब आता है वो गिरता है, 9 इंच नीचे जाता है, 9 इंच के बाद वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली उसका मूवमेंट चालू होता है। उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। वो बहुत नुकसान करता है सरफेस रन ऑफ। अपने एक तो पानी मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, वहाँ स्टॉक बनना चाहिए, वो तो पूरा रुक जाता है, लेकिन सरफेस रन ऑफ अपने साथ अच्छी मिट्टी भी ले जाता है। और किसान को सबसे जो मेहनत मदद करने के लिए आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जंतु, जीव जीवाणु। वो जीवाणु का जो खाद्य है, जिनका जो फूड है, फ्यूल है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो बहुत हल्का होता है, उसको भी बह के ले जाते हैं। तो पूरी जीवाणुओं की लाइफ साइकिल तोड़ देता है, और मिट्टी में पानी जो नीचे इन्फिल्ट्रेट होना चाहिए उसको पूरी तरह से रोक देता है। इसलिए प्लाविंग इज द बिगेस्ट एनिमी। प्लाविंग और बड़े नुकसान क्या करता है कि जैसे वो मिट्टी को खोल के रखता है, और ऊपर से हमारे देश में 35 डिग्री सेंटीग्रेड कभी होता है क्या? टेम्परेचर कभी होता है? कम जगह पे। अरे नहीं भाई, आज भी 35 डिग्रीज है। हमारे पूरे देश में टेम्परेचर अभी बढ़ने चालू हो गया। ज्यादा है 35 तो अच्छा है सर, 40-40 तो सब जगह हो गया है। हाँ, अभी क्या इसे बराबर 35 तो अच्छा है, 35 से ज्यादा। सो जैसे टेम्परेचर 35 डिग्री होता है तो सूरज की रोशनी मिट्टी के कार्बन को जलाना चालू करती है, और कार्बन जैसे जलता है वो हवा का ऑक्सीजन पकड़ के उसका CO2 बनता है। CO2 हवा से ऑक्सीजन लेकर CO2 बना के वो ऊपर चला जाता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला गया, उसको पकड़ने के लिए कोई मशीन, कोई लीडर को मालूम है? अब किसी के पास, कोई पंतप्रधान, किसी प्रेसिडेंट के पास है क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं। वो एक बार चला गया तो चला गया, जाके वहाँ प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। और मिट्टी से कार्बन चला गया, वो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये सब काम एक प्लाविंग करता है। प्लाविंग जो है is a very bad, it creates big problem. So as I told you, many people believe that plowing is the biggest enemy of farmers. आपने सर मतलब आपके अनुसार प्लाइंग ज़्यादा तकलीफ दे रहा है मिट्टी को, या जिस प्रकार से आज हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है? मेरे आज तक सारे जो भी गेस्ट स्पेशली प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में बात किए हैं, उस ज़्यादा ने प्लाइंग पे उतना फोकस नहीं किया है। खैर मतलब एज अ कॉन्सेप्ट हाँ ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़मीन में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, कीटनाशक नहीं डालना है, पर आप कहते हैं उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मेरे अनुसार तो सर वो तो सीधा जहर हो गया। वो ऐसे लोग जो बोलते हैं वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज मिसलीडिंग पीपल लाइक यू, कंज्यूमर्स, all the farmers, policy makers, they are all misleading, because ये लोग जो है शायद उन्होंने साइंटिफिकली ध्यान देकर खेती नहीं की। साइंटिफिक जो रूट कॉज है, रूट कॉज अभी जो समझ लीजिए कि मुझे बुखार आ गया, तो नॉर्मली तो मैं डॉक्टर के पास जाने के पहले एस्पिरिन की टैबलेट ले लूँगा,
और मुझे अच्छा लगा तो शाम को नहीं ले जाऊंगा। लेकिन 4 दिन बुखार नहीं गया, रोज एस्पिरिन खा रहा हूँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो डॉक्टर भी बोलेगा अरे 4 दिन तो यू वेस्टेड, आपको अभी और ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट, मलेरिया है या टाइफॉइड है, क्या टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो रूट कॉज है, रूट कॉज आज ऐसा हुआ है कि हमारी जो एसआरटी के किसान हैं महाराष्ट्र में 10,000 से ज़्यादा, उनका जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के लिए पानी सब कम हो गया। धान की खेती में येलो स्टेम बोरर एंड ब्राउन प्लांट हॉपर, दीज आर द 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजिकल इंसेक्ट प्रॉब्लम धान के लिए है। उसके लिए हम 3 बार 4 बार इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही हम एसआरटी चालू किया, अभी हम भूल गए कि इंसेक्टिसाइड कभी धान की खेती करने के लिए लगता है, लगता ही नहीं है। एक बार भूमि सशक्त हो गई तो पूरे प्रॉब्लम्स, चमत्कार हो जाता है, चमत्कार, सभी प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं और किसान हैप्पी होता है, किसान आत्मनिर्भर होता है। और मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को वही नहीं चाहिए, किसान हैप्पी होना ये ही नहीं चाहिए लोगों को, किसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं। और किसान खेती करता रहे, जो कि मेरी कंपनी चले, मेरी कंसल्टेंसी चले, मेरे लेक्चर्स चले, मेरे संस्था चले, ऐसा सब हो रहा है इस देश में। अगर वैसा नहीं होता तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को 2 दिन पहले ये बताने की नौबत नहीं आती कि हर दिन 3 आत्महत्या हो रही है। ये हो रहा है तो उसका मतलब, और एक मैं लेक्चर सुन रहा था तो वहाँ बताया कि कितने सारे प्रकार हमारे देश में आए, ऑर्गेनिक खेती आई, वो आए, जैविक खेती आई, हर तरह के प्रकार आ गए। और सालों से, हजारों सालों से हम खेती करते आने की हमारी हिस्ट्री है, लेकिन क्यों अभी तक एक भी ऐसा कोई तरीका नहीं आगे आया जिससे किसान हैप्पी हो गया। तो सर बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए, टिलिंग से क्या होता है, कैसे होता है, एंड जो मैंने कहा इस पॉडकास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एसआरटी टेक्निक। आप इस एसआरटी टेक्निक, मतलब रिकनेक्टिंग इट बैक टू योर जर्नी एंड योर स्टोरी अगेन, राइट? तो आप वापस अमेरिका से इंडिया आए, इंडिया में आप सोचे खेती करना है, खेती में इस टेक्निक से आपका परिचय क्या हुआ? लेट्स स्टार्ट देयर, फिर हम समझेंगे एक्चुअल में ये टेक्निक क्या है। ओके, तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। हमारा मेन फसल जो है वो धान का है। धान के फसल में अभी भी वर्ल्ड वाइड, जापान से लेकर उधर वाराणसी से लेकर केरला तक से अमेरिका में भी, वहाँ प्लाविंग, पडलिंग होता है, मतलब कीचड़ गारा करते हैं और रोपाई करते हैं, रोप बनाते हैं और वो उसको उखाड़ के लाकर वो फिर से ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई करना पड़ता है। तो वो जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। रोपाई के लिए जो स्किल्ड लेबर लगते हैं, जो नी हाई डिप, मतलब घुटने तक कीचड़ में जाकर 8-8 घंटा वहाँ खड़ा रहकर वो काम करना, बेंड होके काम करना पड़ता है। वो काम करने वाले लेबर धीरे धीरे कम होते जा गए। तो मेरा नंबर और उनकी झुंड होती है, उनको एडवांस पैसे देते हैं। वो सब करने के बावजूद वो मुझे जो टाइम दिया है उस समय पे आते नहीं थे। सो मुझे बहुत दुख लगता था। इट वॉज एन इंसल्ट टू मी। मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता था, अप्रतिष्ठित लगता था। तो मैं बहुत गुस्सा हो गया और सोचा कि ये धान के खेत में, धान की जो खेती है उसमें जो कीचड़ गारा करके रोपाई करना पड़ता है, उसको मैं निकाल डालूंगा, उसका कोई पर्याय ढूंढूंगा। ये मैंने पक्का तय कर लिया और उसके पीछे मैं चालू काम मेरा किया। जगह जगह जाता था, बहुत सारे प्रयोग किए और कहीं भी मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था।
तो एक समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मैं धान की फसल को कोई अलग पर्याय ढूंढ रहा था, जो जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली। तो मूंगफली का एक नया तरीका था टू ग्रो इट ऑन द रेज बेड। मूंगफली को पानी बहुत कम लगता है, तो रेज्ड बेड मतलब गादी वाफा, जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रेस्ड बेड मतलब समझ जाएंगे किसान। रेज बेड। तो रेज बेड बना के उसमें वो हम मूंगफली लगाते थे। तो एक एकड़ का खेत था, उसके लिए मैं बीज लाता था कोल्हापुर से, यहाँ से 300-400 किलोमीटर से। तो वो बीज लाया था, वो बीज लाकर मैं लगाया। मेरा बीज खत्म हो गया और जगह बच गई, बेड्स बच गए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये बेड तो पूरा तैयारी करके रखा हूँ, तो ये पूरा ग्राउंडनट जो है, मूंगफली है, एकदम हरा भरा अच्छा दिखाई देगा, और ये 10 बेड ऐसे उजाड़ दिखाई देंगे। मैं बोला चलो उसको धान लगा देते हैं और उसको हरा भरा तो बना देते हैं। तो हरा भरा मैं बना दिया। उसी समय जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में, उसके एक बड़े साइंटिस्ट आ गए हमारे यहाँ। हम उस वक्त कुछ हाइब्रिड राइस के बारे में काम चालू था, तो वो देखने के लिए वो आ गए। उनके साथ महाराष्ट्र की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, मतलब 10-15 और डायरेक्टर्स, ये वो सब लोग आ गए। और फिर मैं वो साइंटिस्ट के साथ थोड़ा पीछे चल रहा था, और बाकी वाले साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ के थे वो आगे चल रहे थे। और मैं देखा कि वो मेरी मजाक कर रहे हैं। वो बोल रहे कि अरे ये शेखर है ना, ये ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे प्रयोग करता रहता है। मूंगफली के साथ कोई धान लगाएगा क्या? एक को पानी बहुत कम लगता है, दूसरे को पानी बहुत ज़्यादा लगता है। एक ही खेत में दो ये चीज़ लगाना, क्योंकि मैं तो खाली बाकी वाले लोगों को कि या मेरे आँखों को अच्छा लगे इसलिए लगाया था कि सभी खेत हरा दिखाई दे। तो उन्होंने तो उसकी जो प्रॉब्लम था, वो जो मिस्टेक था, वो उन्होंने उसके ऊपर बोट रख दिया, मतलब उंगली रख दिया, और मेरी मजाक करना चालू किया। साथ में वो साइंटिस्ट, जैसे हम लोग वो खेत के पास पहुंचे, नज़दीक आ गए, बोले शेखर तू ये क्या किया है? तो मैं तो ऐसे ही सफाई देने का कोशिश किया, नहीं सर, मैं तो ये खाली ऐसे मजाक में कर दिया, जगह खाली थी, मेरे पास हाइब्रिड राइस का सीड पड़ा था, मैं लगा दिया। तो उनके ध्यान में आ गया कि मैं एक समय टाल रहा हूँ। वो मेरे पीठ के ऊपर थपथपाए, बोले शेखर नहीं, तू जो कर रहा है ना वो बहुत अच्छा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडिया में अगले 18-20 साल के बाद बहुत बड़ा वाटर शॉर्टेज होगा। और उस समय ये आपका जो अगर ये प्रयोग है तो ये प्रयोग का बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि मूंगफली अगर कम फसल पानी में पैदा होता है तो चावल को भी कम पानी में क्या परफॉर्म करेगा, ये तो अच्छा प्रयोग कर रहा है, अच्छी सोच है, आगे की सोच है। दिस वॉज इन 1998। और उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। वो साइंटिस्ट ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वो बताया। आश्चर्य की बात ये हुई कि उस फसल के एंड में वो धान का उत्पाद जो है बहुत अच्छा आ गया। हमारे यहाँ हर हेक्टर में 3.5-4 टन फसल आता था, उस वक्त 6 टन आ गया धान में। धान का फसल बहुत अच्छा आ गया। तो मैंने सोचा अरे ये साइंटिस्ट ने जो बराबर सोचा, मैं जो कर रहा था वो तो पागलपनी था। मेरे लिए वो जो हमारे लोकल साइंटिस्ट है वो तो हंस रहे थे, वही बराबर था। तो उस वक्त से मैं उसको आगे बढ़ाया और उसको आगे ले जाकर पीछे पड़ा, तो आज एसआरटी का उसी से जन्म हुआ है। तो एसआरटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो डेफिनेशन हम बनाई है वो ये है, एसआरटी का मतलब सगुना राइस रीजनरेटिव टेक्निक, जो कि बिना भूमि की जोताई करे मिट्टी के रक्षण को रोक कर, रक्षण मतलब इरोजन, मिट्टी के क्षरण को रोक कर
एवं प्राकृतिक केचुओं की उत्पत्ति को बढ़ावा देकर तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं में बढ़ोतरी करके किसान को आनंद एवं संतुष्टि प्रदान करती है। ये एसआरटी है। सो एसआरटी में जो मेन फंक्शन है, मेन प्रिंसिपल है, एक जोताई नहीं करनी है। दूसरा जो हमारा मेन प्रिंसिपल है कि जोताई नहीं करे तो जो खरपतवार है उसको कैसे रोके, उसको खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स, उससे वो खरपतवार को रोके। खरपतवार निकाल के फेंकना नहीं है। हमारा तीसरा तत्व जो है वो पहले फसल का, मतलब समझ लीजिए कि धान के फसल का और खरपतवार के भी जो पौधे हैं उसके जो जड़ है, जड़ रूट्स, वो वहीं के वहीं रखना अनडिस्टर्ब। तो ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है। और चौथा प्रिंसिपल ये है कि रोटेशन ऑफ द क्रॉप। धान के बाद धान नहीं लेना है, धान के बाद चना ले लो या मूंगफली ले लो या बाजरा, ज्वार या इवन पोटैटो ले सकते हैं, अलग गेहूं ले सकते हैं। सो अलग अलग फसल रोटेट करिए। अगर पानी है, तीसरा फसल लेना है तो मूंग का फसल ले सकते हैं, उड़द का फसल, अलग अलग। सो रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स इज आवर फोर्थ प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम ये जो अलग अलग हमारे जो तत्व है, ये उसका मतलब है सगुना रीजनरेटिव टेक्निक। इससे भूमाता सशक्त बनती है। और वो कैसे सशक्त बनती है वो मैं आपको एक छोटी सी बातों में वो भी बता देता हूँ अभी, कि कोई भी पौधा हो तो पौधे में पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फिर होता है स्टेम एंड देन द रूट्स। रूट्स जमीन के मिट्टी के नीचे होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, और स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड लीव्स ऊपर होते हैं। पौधे का ऊपर का हिस्सा जो है, मिट्टी के ऊपर का हिस्सा, वो सेल्यूलोज से बना है, और जमीन के नीचे का पौधा हिस्सा जो है, रूट्स, जड़, वो लिग्निन से बना होता है। और आप अभी कभी कोशिश करके देखिए, ऊपर का हिस्सा आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो जड़ है वो आप बिल्कुल तोड़ नहीं पाओगे। तो जड़ जो है, लिग्निन इज ए बेटर, ये अच्छा मॉलिक्यूल है कार्बन का, और वो कार्बन का मॉलिक्यूल उधर ही रहना चाहिए। तो हमारा ये तत्व है कि फल और धान ये आदमी के लिए, बीच वाला हिस्सा प्राणियों के लिए, और जड़ भूमाता के लिए वैसा ही रखना है। और उससे क्या होता है, उससे और जोताई नहीं करने की वजह से हमारे खेत में, सभी खेतों में, महाराष्ट्र के 10,000 किसान नाच रहे, हमारे खेत में केचुए आ गए ऑटोमेटिकली, लाखों की संख्या में। तो केचुए आना किसान के लिए अच्छी है या बुरी बात है? अच्छी, बहुत अच्छी बात है। केचुए आने से हमारी खेत में जो कैपिलरी तैयार होती है, उससे पानी, बारिश का पानी नीचे जाता है। हमारे फसलों को, पेड़ पौधों को, या खेती के जो अलग अलग पौधे हैं उसको पानी की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो प्राणवायु की भी बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन जमीन के भूमाता के नीचे तक पहुंचना ये केचुए के रास्ते से ही हो सकता है। दूसरा मार्ग ये होता है कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइस, धान की पैदाइश करते हैं, तो उसके जो जड़ है वो 6 इंच 7 इंच तक होते हैं। हमारी एसआरटी के जड़ है वो 12 इंच 15 इंच तक लंबे होते, इतने लंबे लंबे। वो इतने लंबे जाने से वहाँ मरते हैं, सूखते हैं, और वहाँ भी कैपिलरीज पैदा करते हैं, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करते हैं, जो कि फूड है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो केचुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन, कैपिलरीज, ये सब सिस्टम जो है, ये हम जो प्लाविंग करके खेती करते हैं
वो उल्टा व्हील चलाते हैं। उल्टा व्हील चलने से फिर इंसेक्ट अटैक आता है, फिर पेस्टिसाइड लगते हैं, फिर हमारे खाद सब न्यूट्रिएंट बह जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स लाना पड़ता है। हमारी मिट्टी जो है वो बहुत कड़क बनती है, तो पानी ज़्यादा लगता है। हमारी प्रचलित पद्धति जो है साइंटिफिक कम्युनिटी की और यूनिवर्सिटीज़ की, वो सभी अभी जो सामने प्रॉब्लम है उसकी खोज कर रहे हैं कि उसका क्या उत्तर है। अभी एक इंसेक्ट कल तक दिखाई दे रहा था, आज और एक नया दिखाई दिया, तो उसको और एक नया इंसेक्टिसाइड रिकमेंड करना, यही प्रचलित पद्धति करती है। लेकिन हमारी एसआरटी पद्धति से नया तो छोड़िए, पुराना इंसेक्ट भी भाग जाता है। तो ये और उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है, वो हम कभी बाद में आपको बताएंगे, वो एक दूसरा अलग सा सब्जेक्ट है। लेकिन किसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जोताई रोकने से हमारी भूमाता सशक्त बनती है। और कंज्यूमर वर्ल्ड जो है, पूरी जो हमारे अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, जिनका हमारे देशवासी है, उनको अच्छा खाना मिलने के लिए सशक्त भूमाता चाहिए। भूमाता सशक्त है तो ही पौष्टिक फूड मिलेगा। पौष्टिक फूड मिलने के लिए और ज़्यादा स्वादिष्ट, उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है, तो वो बनने के लिए भूमाता जैसे सशक्त होती है। भूमाता में जैसे केचुए आते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन अंदर जाकर भूमाता स्वस्थ रहती है। मतलब हमारी एसआरटी के फील्ड में अगर दोपहर को 1-2 बजे जाए, वहाँ पर अगर हाथ रखने से यू कैन फील दैट ठंडी हवा जमीन से अंदर ऊपर आ रही है। ये सब हो रहा है, ये होते रहा है, ये दिखाई देता है, और उसके लिए साइंटिफिक वैलिडेशन है। समझ गया सर। आई थिंक कुछ जो मेन पिलर्स आपने बताया, मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। सबसे पहले ज़ीरो टिलिंग, मतलब किसी प्रकार का जुताई नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने बताया क्रॉप रोटेशन। तीसरा आपने ये बताया था कि खरपतवार का जो रेसिड्यू है उसको हमें ज़मीन में रखना है। एक दो और पॉइंट मैंने समझे थे कि परमानेंट जो बेड बनाते हैं वो रेस्ड बेड्स होने चाहिए आपके, और साथ ही साथ जो भी इरिगेशन होता है, मतलब मैं बेड के बीच में डालूंगा, और जिस प्रकार से आप सीड्स डालते हैं वो भी अलग है। उस पर मैं आना चाहूँगा सर कि यदि कोई किसान एसआरटी अपनाना चाहे तो वो स्टेप बाय स्टेप ये कैसे कर सकता है। आई थिंक ये समझाना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न है सर। जैसे ये प्रश्न का मैं उत्तर अभी यहीं जरा क्लियर करना चाहता हूँ कि किसान समझना चाहते हैं। देखिए, अभी मालूम नहीं कि ये इंटरव्यू हमारा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा मोड लेगा, मालूम नहीं है मुझे। लेकिन इतना किसानों ने ध्यान रखना जरूर बिल्कुल सही है कि आपके थ्रू किसान हमसे जुड़ सकते हैं, और हम किसान के लिए ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा मिशन है कि जब तक लास्ट किसान खुश नहीं होता है, आनंदी नहीं होता है, तब तक हम रुकेंगे नहीं। जब तक लास्ट स्क्वायर मीटर और हमारे इस देश की भूमाता स्वस्थ नहीं होती, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आप खाली कोई भी मोबाइल पर SRT एग्रीकल्चर लिखोगे तो पूरी जानकारी आ जाएगी। वैसे ही जो यूनाइटेड नेशंस का FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस देश से जो भी बहुत थोड़ा सा ज्ञान अपनी वेबसाइट पर रखा है, उसमें SRT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, उसमें लिखा हुआ है। FAO SRT लिखा तो पूरी जानकारी मिलती है। वैसे हमारा एक पॉडकास्ट ये चैटबॉट भी है कि जिसका नंबर हम कभी बाद में शेयर करेंगे आपके साथ, और हमारी वेबसाइट भी है sagunafoundation.NGO। तो इसके जरिए किसानों को या जो भी उसकी जानकारी लेना चाहता है वो उपलब्ध है। समझ गया। तो इसमें से आपने एक दो चीज़ तो बोला, सबसे पहले कि मेरे ज़मीन में सूक्ष्म जीवन बढ़ जाएंगे, और जो किसान की खुशियाँ हैं वो भी बढ़ती है। अब किसान की कमाई कितनी बढ़ेगी, जैसे ये भी मुमकिन है कि नहीं? कमाई तो दो प्रकार से बढ़ सकती है। एक तो मेरा प्राइस उसका कम हो,
दूसरा मेरा उत्पादन बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। क्या इस टेक्निक से आपने ये भी नोटिस किया? कुछ उदाहरण दे के समझा सकते हैं? बिल्कुल। और ये आज नहीं, 2011 से हम कंफर्म किया है। और एक किसान नहीं, मैं नहीं, सगुना बाग नहीं, आज महाराष्ट्र के 10,000 किसान अलग अलग फसलों में यही बात बता रहे हैं, यही बात दोहरा रहे हैं, यही कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और हमारा उत्पाद बढ़ गया। हमारा उत्पाद तब भी बढ़ गया जबकि वेदर वॉज वेरी, बहुत बुरी तरह से असर कर रही थी। इस साल बहुत एक्सेस रेनफॉल हुआ, तो इसलिए सोयाबीन, तुअर, कॉटन, ये सब फसलों जो है जिसको पानी बहुत कम लगता है, ज़्यादा पानी से नुकसान होता है, हर एक में उनका ट्रेडिशनल मेथड में किसानों का पूरा नुकसान हो गया, लेकिन एसआरटी के किसानों का डबल इनकम, डबल प्रोडक्शन हो गया। मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका स्पेसिफिक आंसर धान के फसल के बारे में देना चाहता हूँ। धान के फसल में हमारे यहाँ सगुना बाग में हमारा प्रति एकड़ धान का उत्पाद 1000 किलो था। 1 एकड़ में 1000 किलो पैडी, मतलब उसका शेल के साथ धान बनता था। एसआरटी करने के बाद हमारा मिनिमम 1500 किलो हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 2200 किलो हो गया, 2200 किलो हो गया। ऑलमोस्ट मतलब 50% यील्ड हमारा बढ़ गया। कोई किसान बोलते हैं कपास का उनका 4 क्विंटल 5-6 क्विंटल आता था, उनका 10 क्विंटल आ रहा है। किसी का कोई किसान बोलते हैं हमारा 20 क्विंटल कपास की उत्पादन हो गई है। हर एक फसल में उत्पादन श्योर बढ़ गया है, मिनिमम by 30 to 40%. Many times it has increased by 100%. अभी रहा बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पाद के खर्च की। हमारे तकनीक में एक बार जोताई किया, एक बार रेज बेड बना दिया, तो अगले 20 साल 25 साल शायद लाइफ टाइम खेती में जोताई करनी ही नहीं है। ना तो जोताई करनी है, ना तो रोटेवेटर चलाना है, ना तो बेड बनाने हैं, तो हमें बैल नहीं चाहिए, हमें ट्रैक्टर वाले की राह नहीं देखनी है, हमें किसी की, अभी पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। हमें ये खर्चा जो है टिलेज ऑपरेशन, बिफोर आई प्लांट अ न्यू क्रॉप, हमारा टिलेज ऑपरेशन का कॉस्ट इज मिनिमम 40%, समटाइम्स इट इज 50%, समटाइम्स इट इज 60%। सो वो पूरा हमारा बच गया। देन लेबर बहुत लगते थे खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार के लिए अभी हम एक किसान की स्टोरी सुनी, 10 एकड़ खेती कर रहा है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर एबल टू मैनेज ऑल द वे टिल द हार्वेस्ट टाइम। हार्वेस्टिंग के लिए वो एक्सेस लेबर बुलाते हैं, जबकि उनको पहले 40-50 लेबर लगते थे हार्वेस्टिंग के समय तक। तो इतने लेबर अभी लगते ही नहीं है उनको, एक भी लेबर लगता नहीं है, क्योंकि खरपतवार को हम शत्रु मानते ही नहीं है। खरपतवार हमारे लिए, हमारी खेत में बायोडाइवर्सिटी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, और उसको तब ही वो काम कर सकता है जब खरपतवार को हम खरपतवार नाशक से, जो भी बाजार में लीगली अवेलेबल है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वही केमिकल्स हम लाकर इसका इस्तेमाल करके हम वी आर एबल टू अचीव दिस। हमारे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, केचुए बढ़ गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए, एंड फार्मर हैज बिकम वेरी वेरी हैप्पी। सर एक प्रश्न है मेरा, अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ जी। खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा खरपतवार को वापस मिट्टी में डालना ज़रूरी है, लेकिन जो खरपतवार नाशक होते हैं, वीडिसाइड होते हैं, उसके बारे में कई सारे रिसर्च है कि ग्लाइफोसेट का उदाहरण ले लेते हैं कि ग्लाइफोसेट पूरे तरीके से बैन था हमारे देश में, उससे कैंसर होता है, लोगों के डीएनए में बदलाव आता है। वो कंपनी लीगल बैटल में भी गई थी सर, अभी भी शायद वो बैटल हार गई, वो तो अब खैर आप स्टोरी जानते ही होंगे। तब भी मतलब आपको लगता है कि खरपतवार नाशक इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि हम ये खरपतवार नाशक ज़मीन में डाल रहे हैं तो इससे मेरे सूक्ष्म जीवन को नुकसान नहीं होगा, मेरी धरती माँ को नुकसान नहीं होगा? अभी यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे आगे आता है
कि क्या हम साइंटिफिक रिसर्च को देखकर हमारी पॉलिसी बनाएंगे और बातें करेंगे, या मैं इसको सुना था और उसने उसको बताया था और उसने, वो एक बहुत बड़ा अफसर है, वो बोलता है कि ये सब जो आपने बातें बताई। तो सच जो है वो साइंटिफिकली देखना चाहिए एक, और दूसरा ये देखना चाहिए कि एक्चुअली खेत में क्या होता है। जैसे कि बोलते हैं, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स टेस्टिंग। पुडिंग कितना अच्छा हुआ है वो खाली मैं टेस्ट लेकर मेरी जीभ ही बताएगी ना, आप बताने से क्या फायदा। तो जो सच है वो खेत में देखना चाहिए। अभी ग्लाइफोसेट की बात करते हैं। ग्लाइफोसेट एक तो हमारे देश में बैंड नहीं है, इट इज नॉट बैंड। इट इज फॉर्चुनेट दैट आवर कंट्री हैज नॉट बैंड ग्लाइफोसेट। कोई स्टेट्स ने बैन किया है, लेकिन वो स्टेट ने बैन करना इलीगल है। anything which is legalized, it is permitted by the federal government. State cannot ban it for more than 3 months, but some of the states in our country have banned it, और वो बोलते हैं हम बैन किया है, वो बैन नहीं है। उनके कहीं भी जाओ, उनके दुकान में अंडर द टेबल मिलता है, इट्स एट द हायर प्राइस। ग्लाइफोसेट मेरे हिसाब से अमृत है। Glyphosate is going to save this planet. Glyphosate is going to save your generation. हाँ बिल्कुल। क्यों सर, ये मतलब और काफी कंट्रोवर्शियल लोग को लगेगा सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप चाहे तो डालो, नहीं तो नहीं, मत मैं डालो। बिल्कुल डालूंगा सर। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको जाना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप बिल्कुल। समझाइए कि आप क्यों आप कहते हैं ये। हाँ, वो मैं बताता हूँ। सी, ग्लाइफोसेट is the safest molecule that was found out by human being. It is confirmed long before. Glyphosate की ये innovation was done in 1970. It was patented by Monsanto. The patent lasted till 2000. Until 2000, the product was $20 per gallon. उन दिनों में वो मॉलिक्यूल इतना पॉपुलर हो गया, इट स्प्रेड टू 160 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बाय 2000 दैट वाज द सिंगल लार्जेस्ट सेलिंग केमिकल इन द होल वर्ल्ड। तब किसी को कैंसर नहीं हुआ। और ये अभी जो बोल रहे हैं कि ग्लाइफोसेट की वजह से कैंसर, क्योंकि जैसे ही वो जेनेरिक हो गया, China and India started manufacturing it at $4 per gallon. अभी जो भी कंपनियां, जो भी इंस्टॉलेशंस $20 पर गैलन को जो बेच रहे हैं, अगर बाजू वाला $4 पर बेचना चालू कर दिया तो उनका बिजनेस कैसे, उनका जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो कैसे चलेगा? They don't want it. So it is a simple method that some lobby wants to capture control over that amrut. So glyphosate has got many good aspects. एक तो किसान का कष्ट सब कम कर देता है। Glyphosate it will stop plowing, and जैसे मैं बताया कि plowing is the biggest enemy. मेरा लेक्चर हुआ था FAO रोम में, जो FAO का हेडक्वार्टर है, 2015, और मेरा जो होस्ट था उसने बताया कि शेखर, all the scientists, there were scientists sitting in front of me from 40 countries. They are all going to shoot at you because you are using glyphosate. I said I will raise my hand. तो कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। तो then I told them, I showed them a slide. मैं पूरी तैयारी से गया था। We carried out an experiment. बारिश के दिनों में जब घास बनता है तो एक 500 स्क्वायर फीट में आई स्प्रेड ग्लाइफोसेट एंड 500 स्क्वायर फीट वैसे ही रख दिया।
12 दिन में, और ये कोई भी प्रयोग अपनी अपनी जगह में कोशिश करके देखना ही चाहिए। 12 दिन में जहां पर ग्लाइफोसेट छिड़काव किया था, हजारों की संख्या में केंचुए आ गए, और जहां पर ग्लाइफोसेट नहीं छिड़का था वहां पर खोद खोद के हम देख रहे, एक भी केंचुआ दिखाई नहीं दिया। साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड इट दैट अर्थवर्म्स आर द बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द सॉइल। वो सबसे बेस्ट है केंचुए को अपना लाइफ साइकिल, सॉइल का साइंस पूरा केंचुओं को अच्छा जानते हैं। तो ये जो है, ये मैं वहाँ बात बता दिया उधर FAO में, और वो पिक्चर दिखाया, फोटो दिखाया, तो देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई एकदम जगह। सो आई मेड अ स्टेटमेंट, इफ यू वांट अर्थवर्म्स इन योर सॉइल, स्प्रे ग्लाइफोसेट। मेरा लेक्चर खत्म हो गया, एक्चुअली इट वाज ऑलरेडी 15 minutes more, तो आई वेंट इनटू विथ माय होस्ट, वॉकड इनटू हिज ऑफिस, देखा तो बाहर 4 साइंटिस्ट बाहर खड़े हैं लाइन में। चारों को अंदर बुलाया मेरे होस्ट ने, बोले वी हैव डन PhD इन अर्थवर्म्स, हमारा सब्जेक्ट अर्थवर्म था, और बोले कि वी सैल्यूट यू। दे सैल्यूटेड मी, दे सेड फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट द रियल इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थवर्म्स। और ये हो रहा है, it is not me only alone. Thousands of farmers are showing it. In the 44-degree heat of Jalgaon last year, a farmer showed us छोटे छोटे बच्चे केचुए के उसकी सॉइल में क्या बताता है। और उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि ग्लाइफोसेट by killing the weeds, it produces food for earthworms and microorganisms. So हमारी मराठी में एक कहावत है, बोलते अस्थिल शीत तर जमतील भूत। मतलब अगर if you put a few grains of sugar out of your office, within minutes you will see चीटियाँ वहाँ आ जाएगी। So ये वो है कि खेत में आज हमारे अर्थवर्म डालते हैं। अभी वो भी एक नया दूसरा बिजनेस चालू हो गया कि अर्थवर्म बनाओ, उससे अर्थवर्म वर्मी कंपोस्ट खरीदो और वो हमारे खेत में। अरे क्या क्या खरीद के लाओ, वो किसान तो बेचारा अभी भाग रहा है, गांव ओस पड़ गए, लेकिन उसको और एक वर्मी कंपोस्ट डालो करके बोल रहे। अपनी तकनीक से यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, इवन द टेक्निक इज फ्री। तो इस तरह से हमारे किसानों को एक आसान तरीका मिल गया, एंड दे आर वेरी हैप्पी because they are able to see. They don't have to take the soil sample to the laboratory. They can see the earthworm. They can take the soil and smell it. Beautiful fragrance all 365 days. So ये सब हो रहा है, one thing because that is one is glyphosate. I think so central is glyphosate and earth. And what most important, we should not be afraid of chemicals that are available in the market. केमिकल के 2-3 बात होते हैं। साइंटिफिकली इट इज कंफर्म्ड एंड प्रूवन दैट जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं हमारे भोजन में, वो कॉमन सॉल्ट इज 2 times more dangerous to our body than glyphosate. ये कहाँ से मतलब मिला सर ये इंफॉर्मेशन? It's available on Google, you can check it, and I will send you a video. Okay. I'll send you a video about it. Okay sir. So ये जो है क्या बात होती है, सो ये जो है कि ग्लाइफोसेट से वी आर गोइंग टू बी एबल टू सेव अवर अर्थ, लेकिन उसका डोज, उसका टाइमिंग एंड उसकी मेथड, हाउ यू यूज इट, व्हेन यू यूज इट एंड व्हाट डोज यू यूज इट, देन कॉमन सॉल्ट ऑल्सो विल नॉट हर्ट यू. In fact, even the water can act like poison if you drink too much. So, it has to be dosed. Water also is a chemical, by the way. It is confirmed that almost everything in the world
is responsible to create carcinogenic effect in our body. Almost everything, except yoga clothing. But we cannot eat yoga clothing. So, what I'm trying to say is, we have to follow the dose, the timing, and the method. Then, glyphosate हो या खरपतवार नाशक हो, they are helping. और जो दिखाई देता है, जो हाथ, और एक कहावत मराठी में है, बोलते हातच्या कंकणाला आरसा कशाला. If you are wearing a very nice gold bangle, you don't need to look into a mirror. You can just look at it. You don't need a mirror to look into this. So, जो सामने दिखाई देता है, जो किसान को हैप्पी बनाता है, जो भूमाता को सशक्त, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता है. These are all myths and they are misguided things. People are misguided, and those who are in the power, they keep doing this job, and this is the biggest danger to our planet. चलिए सर, आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू, मे बी एक अलग कॉन्सेप्ट है किसानों के लिए, लोग के लिए सोचने के बारे में, एंड मैं आपके ओपिनियन को पूरे तरीके से रिस्पेक्ट और एक्नॉलेज करता हूँ. राइट, अभी सर मैं वापस आना चाहता हूँ SRT टेक्निक पे. हमने पिलर्स डिस्कस किए थे, बट जैसे आज अभी मैं आपसे किसान बात कर रहा हूँ. अब मेरे ज़मीन बंजर है, मैंने खेती अच्छे से नहीं की है, सूक्ष्म जीवन कुछ नहीं है. आज मैं शुरुआत कैसे करूँ इस तकनीक का? मैं जानता हूँ ज़्यादातर चावल में इस्तेमाल होता है टेक्निक, बट ये भी शायद अलग अलग फसल में भी हो सकता है. तो मेरा पहला कदम इस टेक्निक के प्रति क्या होना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट SRT शुड बी यूज्ड इन बंजर जमीन. अच्छा. बंजर जमीन को बहुत तेजी से अच्छी जमीन, सशक्त जमीन बदली करने का काम SRT करेगी. वही SRT जो जमीन का मालिक है, जो भी जमीन पर काम कर रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, उसको आत्मनिर्भर बनाएगी. वो SRT टेक्निक है. SRT टेक्निक कोई भी जमीन में, किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी जमीन बंजर है, पहली बार आप खेती करना चाहते हैं, बिल्कुल आप SRT का सहारा ले सकते हैं, और वहीं पर आपको यश मिलेगा. ऐसे हमारे साथ बहुत सारे उदाहरण हैं, वो मैं आज नहीं, बाद में कभी बताऊंगा. उस जमीन में आपको एक बार वो जमीन को जोताई करना है, अच्छी तरह से क्रिस क्रॉस जोताई करिए. वहाँ के बड़े बड़े क्लॉड्स हो गए, उसको तोड़ने के लिए रोटावेटर चलाइए. अगर आपके पास कोई मैन्योर हो, गोबर मैन्योर हो, कंपोस्ट मैन्योर हो, तो डाल दीजिए उधर. एंड देन SRT के स्पेसिफिकेशंस जो है, उसके तरह के वो स्पेसिफिकेशंस को इस्तेमाल करके वैसे ही रेज्ड बेड बनाइए. क्या है सर वो स्पेसिफिकेशन? या सेंटर टू सेंटर 136 सेंटीमीटर्स. सो 136 सेंटीमीटर पर ऐसे 2 हल चलाना है, उसको रीजर बोलते हैं. वो 2 रीजर चलाएंगे तो 2 नालियां बनेगी, और 2 नाली के बीच में एक रेस बेड बनेगा. उसके हम आपको डिजाइन्स, ड्राइंग्स वगैरह भेजेंगे, जो आप किसानों को दिखा पाएंगे. बिल्कुल. अभी ये जो नाली बनकर जो बेड बनेगा, बेड का जो मत्था है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर. और 2 नाली है वो 36 सेंटीमीटर ईच. सो एक बेड प्लस एक नाली का 136 सेंटीमीटर यही होना चाहिए. तो जैसे ही ये बेड बन गया, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से लेवल वगैरह करके, क्योंकि आपको लाइफ में एक ही बार ये काम करना है. आगे चल के बार बार नो जोताई, नो कीचड़ गारा, नो इंटरकल्टिवेशन, नो खरपतवार निकालना, बिल्कुल कुछ नहीं. काम ही खत्म. और किसान को हैप्पी होना है. खेती एक काम नहीं रहता, खेती एक आनंददायी, उत्साहवर्धक, एक जैसे कि गेम है. इस तरह से किसान ये अपनाता है. समझ गया. और आपका जो बीज डालने का भी तरीका है वो थोड़ा अलग है, उस पर थोड़ा समझा सकते हैं क्या है? यस. ओके.
तो एक बार बेड बन गया तो पहला जो हमारा टूल था जमीन के अंदर बीज डालने के लिए, वो था एक आयरन फ्रेम था। वो आयरन फ्रेम जैसे आप और मैं दोनों सामने सामने खड़े हैं नाली में, और एक बार पटक दिया तो उसमें 20 होल बनते थे, मिट्टी में 20 छेद बनते थे। पीछे से एक या दो, कोई भी बच्चे हो, लड़की हो, बंदा हो, कोई भी, हर एक के लिए वहाँ एसआरटी में काम है, और काम एकदम हल्का है। वो छेदों में बीज डालना है। हर एक का बीज का प्रमाण अलग अलग है। अगर कपास का है तो एक ही बीज डालना है, धान का है तो 5-6 बीज डालना है, अगर मूंग का है तो 2 बीज डालना है, मूंगफली का है तो 2 बीज डालना है। हर एक के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस हम दे चुके हैं, हमारे चैटबॉट पर भी है, हमारे वेबसाइट पर भी है, पूरा टेक्निक पे वो सब लिखा हुआ है। तो वो बीज डाल दिया, वो छेद को ढक दिया, काम खत्म हो गया। दूसरा काम ये करना है, अगर यू आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफेड कंडीशन, तो बारिश की राह देखो। बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है तो सबसे अच्छा, तो पानी पिला दो मिट्टी को। वो जो नालियाँ है, वो नाली के बीच में से आप पानी भेज सकते हैं। अगर हमारे पैसे बहुत सारे बच रहे हैं तो आई कैन देन पुट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। 1 साल 2 साल में मेरे बहुत सारे पैसे बचेंगे, उत्पाद बढ़ेगा, तो हम ड्रिप लाइन डालेंगे तो हमारा उत्पादन में और बढ़ोतरी आ जाएगी। आप ड्रिप लाइन लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, रेन गन लगा सकते हैं, रेन पाइप लगा सकते हैं, हर एक अलग अलग प्रकार से इरिगेशन आप दे सकते हैं। तो बेड बनाया, छेद बनाए, उसमें बीज डाला, और अभी पानी भी पिलाया। अभी छेद बनाना, बीज डालना और छेद को ढकना, ये काम करने के लिए अभी हमारे पास अभी और एक नया मशीन है, उपलब्ध है। वो मशीन ओरिजिनली चाइना से आया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। उसको बोलते हैं हैंड पुश सीडर। जैसे कि धान की खेती में पहले धान को रोपाई करने के लिए, मतलब पहले 50 दिन के लिए करीब 35 लोग लगते थे, 35 मैन डेज लगते थे। अभी जब से वो फ्रेम आ गया एसआरटी का, तो 35 से 8 पर आ गया। और जैसे ही हैंड पुश सीडर आ गया तो अभी 3 ही लोग लगते हैं। और उसके आगे अभी एक जेबू मशीन का संशोधन हो रहा है। हैदराबाद के एक डीआरडीओ के रिटायर्ड साइंटिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बेंगलोर की सेल्को फाउंडेशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको आर्थिक मदद दे रही है। उससे एक जेबू मशीन बन गया है। वो जेबू मशीन की ट्रायल शुरू हो गई है। वो एक मशीन 3 लोगों का काम करेगा, 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। छोटे छोटे मशीन है, बैटरी ऑपरेटेड, एक गांव के लिए 1 या 2 मशीन लगेंगे। समझ गया। तो इस तरह से ये जेबू मशीन, ये और उसकी तो बीज लगा दिया, इरिगेशन कर दिया। आफ्टर द इरिगेशन, जैसे इरिगेशन का पानी बीज को लगता है तो अंदर की केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाती है, बायोकेमिकल जर्मिनेशन प्रोसेस ट्रिगर होती है। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर एक खरपतनाशक ऐसा लगाना है जिसको बोलते हैं प्री इमर्जेंस सिलेक्टिव वीडिसाइड। तो ऐसे प्री इमर्जेंस सिलेक्टिव वीडिसाइड को स्प्रे कर दिया तो धान की खेती में हम ऑक्सीफ्लोरफेन, जिसका ट्रेड नेम है गोल की छिड़काई कर दिया। वो कितना होता है? 1 लीटर में 1 ml, 15 लीटर की पानी की वो ये पंप होता है, उसमें 15 ml डालकर उसको स्प्रे करना है। वो स्प्रे करने से आगे के 20-25 दिन खाली धान का पौधा ही उगाएगा, दूसरा कोई भी पौधा उगेगा नहीं। इट्स लाइक मैजिक। किसान के लिए और किसान के फसल के लिए एक बार कंपटीशन में हम उसको आगे थोड़ा सा 20 दिन थोड़ा आगे रख दिया तो फिर धान तो दौड़ने चालू करेगा। तो ये जो है उसको वो प्री इमर्जेंस सिलेक्टिव वीडिसाइड का स्प्रे कर दिया। आगे हमें 20 दिन तक कुछ नहीं करना है, खाली देखना है, ऑब्जर्वेशन। कोई क्या कुछ नुकसान होता है, कोई कभी क्या होता है कि पंछी आते हैं या अपने केकड़े आते हैं
या चूहे आते हैं, जो अलग अलग जो शत्रु है किसान के नुकसान करने वाले, उनके तरफ ध्यान देना है। 20 दिन के बाद अगर वहां पर खरपत उग गई है और ज़्यादा, वो वीड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो उसके ऊपर पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड, पोस्ट इमरजेंस सिलेक्टिव वीडिसाइड, तो वो खरपतवार नाशक जो छिड़काया तो धान को कुछ नहीं होगा, खाली धान के से दूसरा जो भी होगा वो मर जाएगा। और ऐसे गेहूं का अलग होता है, सोयाबीन का अलग होता है, कपास का अलग होता है। हर एक फसल के प्री इमरजेंस सिलेक्टिव वीडिसाइड है, प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस, उसका पूरा प्रोटोकॉल हम बनाया है। पूरी जानकारी हमारे जो चैटबॉट पर है वो रखी हुई है, वो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषा में लिखी हुई है। तो इस तरह से आगे कुछ काम खत्म हो गया तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पंढरपुर, मालूम है पंढरपुर? नहीं सर। हाँ, विट्ठल जी हमारे दैवत है, मतलब वो परमेश्वर है, विट्ठल रुक्माई। तो विट्ठल रुक्माई की यात्रा होती है। वो यात्रा इस ऐसे समय पर है जबकि धान की रोपाई करनी पड़ती है। तो जो पंढरपुर हर साल जाता है, पैदल चल के जाता है, उसको बोलते हैं वारकरी। वो वारकरी के मन में हर साल चिंता होती है कि अरे बारिश आया नहीं, मैं तो रोपाई नहीं करते हुए भी जा रहा हूँ पंढरपुर, अभी मेरा खेत का क्या होगा। तो ये ध्यान उधर परमेश्वर के पास दे या खेत के पास दे। अगर रोपाई हो गई है तो बोलते अरे मैं आया तब तो बारिश नहीं हो रहा था, मेरे खेत का क्या होगा, कोई देखेगा या नहीं देखेगा। इस तरह से SRT के वजह से वो वारकरी जो है पूरा चिंता उसकी खत्म हो गई, क्योंकि उसका काम तो जून महीने में ही खत्म हो जाता है, काम ही नहीं बचता है उसके लिए। 10 दिन में काम खत्म हो जाता है, फिर आगे का काम तो 30-40 दिन के बाद है। तो वो शांति से अपनी यात्रा पूरी करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे फायदे किसान देख रहे हैं और वो उनका अनुभूति लेकर, जैसे एक किसान गांव में खुश हो गया तो पहले लोग उसको हंसते हैं क्योंकि ये क्या पागलपन कर रहे हैं, लेकिन एक हंसते हंसते 1-1.5 महीने के बाद वो चोरी चोरी से छुपके से देखना लगते, अरे इसके खेत में तो अच्छा दिखाई देने लगा। 2 महीने के बाद और अच्छा दिखता है, 3 महीने के बाद बोलता है अरे भाई हमें भी दिखाओ ये तू क्या किया, क्या SRT क्या है। तो इस तरह से एक मूवमेंट चालू हो गया SRT का। और वही ऐसा ही तकनीक होना चाहिए। तकनीक कैसे होना चाहिए कि किसान को पूरा फ्रीडम मिले, वो दौड़ते जाए वो तकनीक को लेकर, हर साल हर दम उसको वो साइंटिस्ट, वो ऑफिसर, वो इंटेलिजेंट पर्सन, उसके ऊपर अगर निर्भर रहना पड़ता है तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। SRT से किसान आत्मनिर्भर बनता है और वो खुद साइंटिस्ट बनता है धीरे धीरे। ग्रेट सर। आई थिंक अभी सर SRT टेक्निक में जो आप और आपके किसान खेती कर रहे हैं, क्या उसमें फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कम हुआ है? जैसे कीटनाशक का आपने बोला कि अभी कीटनाशक की आवश्यकता उतना नहीं पड़ रही है, इंसेक्टिसाइड्स की। फर्टिलाइज़र का क्या सॉर्ट ऑफ होता है इसमें, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, फर्टिलाइज़र का हमारे प्रोटोकॉल में ही पहले साल ही फर्टिलाइज़र का डोज हम आधा कर देते हैं और बाद में बताते हैं कि जैसे आपकी ज़रूरत, आपकी जो मिट्टी है, खेत है, वो जैसे डिमांड करेगी। किसान इतना तो जान लेता है, उस किसान इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन अंडरस्टैंड कि हमारी भूमाता ज़मीन जो है, मिट्टी है, खेत है, वो फर्टिलाइज़र को डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उतना तो जान लेता है। अगर उसका खेती ज़मीन फर्टिलाइज़र डिमांड ही नहीं करती है तो वो इस्तेमाल करता नहीं है। धीरे धीरे 7-8 साल के बाद अभी हमारे 2-3 डजन किसान हैं जिन्होंने फर्टिलाइज़र यूज़ करना इस्तेमाल बंद कर दिया। क्यों इस्तेमाल करना? अगर मेरा उत्पाद, जैसे मकई का उत्पाद, उनका 35 क्विंटल आता था, 3.5 टन पर एकड़ आता था, आज उनका 55 टन से ज़्यादा होने लगा। 2-4 किसानों ने 67 टन और 67 क्विंटल, मतलब 3.5 क्विंटल,
35 क्विंटल की जगह 67 क्विंटल अगर उसका उत्पादन हो गया, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट 1/3 हो गई, 2/3 कम होके 1/3 पे आ गए, क्यों इस्तेमाल करेगा वो? इस तरह से किसान को उसकी बुद्धि को भी आत्मनिर्भर बनाना, ये कोई किसी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो किसान अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो मैं बड़ा नहीं बनूंगा, मेरा चीज कोई खरीदा, वो किसान खरीदेगा नहीं। ये उससे पूरा उल्टा ये एसआरटी कर रहा है। इंटरेस्टिंग। तो आपका जो सर फाइनल फ्यू क्वेश्चन, आपका जो खेती से उत्पादन निकलता है आप उसको कैसे बोलते हैं? जैसे मैं जानता हूँ आप जैविक के ऑर्गेनिक तो शब्द में मानते हैं नहीं उतना। नहीं मानता हूँ। अच्छा, मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। Okay. अरे वी आर ट्रूली जैविक। अगर हमारे खेत में केचुए आ गए, अगर हमारे खेतों की, एंड दिस इज ऑल काउंटेड है बाय द वे साइंटिफिकली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल वाज 10⁻⁹, आज हमारी है 10⁻²2। वाह। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए हमारे खेत में। अमेरिका से जब मैं आया तो 10-12 प्रकार के पंछी, कौवा, चिड़िया, कोयल ऐसे दिखाई देते थे। टुडे आई कैन शो यू 120 different types of species of birds, 57 different types of spiders, 70 different types of butterflies, and so many amphibians and these reptiles. What else do I want? मेरा उत्पाद बढ़ गया, मेरा खर्च कम हो गया। I have forgotten my insect problem. ऑर्गेनिक कार्बन कितना बढ़ा है सर आपका? नहीं, एक मिनट। तो ये वी आर ट्रूली जैविक खेती, वी आर ट्रूली विषमुक्त खेती। विषमुक्त खेती जो बोलते हैं वो शायद खाली बोलने वाली बात है। कितने लोग बता सकते हैं हमारी खेती में विषमुक्त, ट्रूली विषमुक्त है? वी हैव टेस्टेड अवर प्रोडक्ट। इट टेस्टेड मतलब लेबोरेटरी की टेस्ट, TEST टेस्टिंग किया है, एंड टेस्ट टेस्टिंग भी करके देखा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है दे आर और ज़्यादा मीठे हैं, ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये क्यों हो रहा है? उसके साइंटिफिक पेपर्स अवेलेबल है कि जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, आपका क्वेश्चन, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 था, आज की तारीख हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 से ही ज़्यादा ही है। कोई खेत में हमारा 1.75, इतना ज़्यादा, 0.25%, 1.75 इतना हो गया है। हमारा 0.3 था। तो इतना कम ऑर्गेनिक कार्बन से इतना बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक कार्बन का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, जो CHO से बनता है। सो ऑर्गेनिक कार्बन इज एक्चुअली शुगर इन आवर सॉइल, वो बढ़ गई है। सो ऐसा साइंटिस्ट लोगों का कंक्लूजन है, if there is more sugar in the soil, that means if there is more organic carbon in the soil, plants absorb more sugar in their body. If they take more sugar in their body, not because so that it tastes better for the human being. लोगों को अच्छा टेस्ट लगे इसलिए नहीं है, वो शुगर ज्यादा है तो इंसेक्ट्स रन अवे फ्रॉम देयर, और वो इंसेक्ट्स तो रनिंग अवे, हमारा बेसिक डाटा बोल रहा है कि पिछले 8 सालों से हम इंसेक्टिसाइड खरीदा ही नहीं है। ओके। हमें ऑर्गेनिक बोलते नहीं है, वी डोंट कॉल अवरसेल्व्स ऑर्गेनिक। क्योंकि मैं तो, अगर मुझे कोई ऑर्गेनिक, मेरा माल ऑर्गेनिक है करके बोला, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये इसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बताना चाहता है, वो मेरे खिसे के पैसे अपने खिसे में ले जाना चाहता है। ऑर्गेनिक इज अ मेथड ऑफ मार्केटिंग, ऑर्गेनिक इज नॉट मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फूड। ये अमेरिकन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। ये क्यों सर? इस पे बस एक मतलब ब्रीफली अगर आप समझाना चाहें। अगर मैं केमिकल नहीं इस्तेमाल, मानो टिपिकल डेफिनेशन के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, जो केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं जैविक बुलाऊंगा अपने आप को? नहीं, ऑर्गेनिक। जैविक अलग है। अच्छा, मतलब मुझे जैविक, हाँ, तो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक और जैविक में ये फर्क है। या तो आप ऑर्गेनिक लो या जैविक खेती, कोई भी जो बोलता है मेरी खेती जैविक है या ऑर्गेनिक है,
आप जाके देखो कि उसके खेत में नेचुरल और माइक्रो अर्थवर्म दिखाई देते हैं क्या। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको, एक भी अर्थवर्म दिखाई नहीं देगा आपको, और हमारे खेत में आओ हजारों का अर्थवर्म दिखाई देंगे। तो जैविक और ऑर्गेनिक खेती में उनको अगर वो तो फिर हर्बिसाइड वीडिसाइड इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। हर्बिसाइड वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जोताई करना ही पड़ेगा। जोताई करेंगे तो जमीन उनकी कितना भी उन्होंने फर्टिलाइजर मैन्योर्स डाले, ऑर्गेनिक मैन्योर डाले, तो भी वो वहाँ रहेंगे नहीं, वो तो बह जाएंगे या उनका बर्निंग होगा सोलराइजेशन में। तो ये उनका नहीं होने के लिए उनको तो मैं क्या प्रश्न था आपका? जैविक खेती मतलब अगर मैं या ऑर्गेनिक अपने आप को क्यों ना बुलाऊं, आप हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे। या ऑर्गेनिक खेती में ये सब वो सच तरीके से अगर इस्तेमाल करता है कि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करता, और जो भी पारंपरिक वो जो वैरायटीज़ है वही वैरायटीज़ लगाता है, हाइब्रिड नहीं लगाता, जीएम नहीं लगाता, और उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करता, वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका उत्पाद अच्छा आएगा ही नहीं, उसका टेस्ट अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन आप अगर कल बेंगलोर के मार्केट में गए और घर में लाया, माँ को बताया देखिए ये मैं आपके लिए आज ऑर्गेनिक टोमेटो लाया है, मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि हाउ विल यू मेक इट श्योर कि वो मार्केट से आप ऑर्गेनिक टोमेटो लाए वो ऑर्गेनिक है। उसके लिए दो बातें हैं। एक तो वो आदमी चिल्ला रहा था ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक, दूसरा ये था कि टोमेटो 25 रुपया के जगह आपने 50 रुपया देकर टोमेटो, महंगा टोमेटो खरीद के लाया। ये दो ही बातें हो सकती है कि आपके दिल को, आपके मन को लगे कि मैं ऑर्गेनिक टोमेटो खरीद के लाया हूँ। वो चिल्ला रहा था और मैं उसको ज़्यादा पैसे दिया हूँ। तो ये दिस इज नॉट, so this is what these American people say, American scientists, कि this organic is not a method of farming or growing food, it is method of marketing. So ये चिल्लाने की बात है, ये बताने की बात है कि मैं ऑर्गेनिक हूँ। हमारे देश में अगर ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया अमेरिका में तो इट इज़ नाउ बैंड। इंडिया से आने वाला ऑर्गेनिक फूड इज बैंड। यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम एपीडा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे एपीडा बॉडीज है, इट्स नॉट अलाउड नाउ। यू हैव टू शो रेसिड्यू फ्री। ये कितना कम उसके जो रेसिड्यूज है जो इस्तेमाल किए है फार्मर ने, जो अलाउड केमिकल्स है उसका भी रेसिड्यू कम होना चाहिए। तो इस तरह से रेसिड्यू फ्री टेस्ट करना ये आसान है और क्विक है। वेराज ऑर्गेनिक है या नहीं है उसके लिए 3 साल का डेटा चाहिए, वो जाके किसी ने कंफर्म करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत बातें हैं। ये बहुत मुश्किल वाला बात है ऑर्गेनिक टेस्ट करना एक्चुअली ऑन द in the practice at the grassroots level. Very difficult, very expensive. Okay. आई थिंक बहुत ही सारे नए पर्सपेक्टिव, यूनिक पर्सपेक्टिव मिले सर जो शायद बहुत सारे लोग ओपनली नहीं बोलते हैं। एंड जो द रीज़न आई एम सो रीज़न वाई पीपल विल फील कॉन्फिडेंट लिसनिंग टू यू कि आप खुद उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप आके फार्म पे देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दैट। सो मैं भी लोग को बोलता हूँ अगर आपको सर से कोई भी डिसएग्रीमेंट है, कोई भी पॉइंट अच्छा नहीं है, आप जाइए, रीच आउट करिए, फार्म विजिट करिए। उस पर मैं आना चाहता हूँ सर बिफोर वी क्लोज। हमने फॉर्मल ये तो आपसे समझने का मौका नहीं लिया, हम बात में बह गए कि सगुना बाग और आप एक्चुअली आज करते हैं क्या। मैं एक इंटरव्यू में कहीं पढ़ रहा था कि आज महीने का 67 लाख रुपये GST आपका फाइलिंग है जस्ट फॉर द सगुना बाग। एंड आई थिंक दैट आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। ये ऑनलाइन मुझे निकला था। 67 नहीं, 67 है, 6 to 7 अच्छा 6 to 7 लाख, राइट। वो भी बहुत है सर, मैं तो वो भी बहुत है। एक किसान सरकार को इतना पैसा दे रहा है। एग्जैक्टली किसान सरकार को इतना पैसा दे रहा है। तो आज वो क्या आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या आप कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए ताकि अभी तक जो आपने कहा शायद लोग समझ सके उसका आउटकम क्या अचीव हो रहा है। हम
एग्रो टूरिज्म, कृषि पर्यटन के बारे में तो कुछ बात किया नहीं। हाँ, तो वहीं से शुरू करते हैं कि लेकिन कृषि पर्यटन हाँ, ब्रीफ। लेकिन कृषि पर्यटन जो मैं बताया कि ये ऐसी एक्टिविटी है, प्रवृत्ति है कि जो खुद किसान अपने खेत पर ही, अपने एक्टिव खेत पर ही आ, आ, करता है, दिखाता है। मैं अंग्रेजी में बताता हूँ। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मर हिमसेल्फ ऑन हिज एक्टिव फार्म वेयर लीजर लर्निंग एंड फन इज कंबाइंड टुगेदर। तो वहाँ पर लीजर लर्निंग भी हो, क्योंकि किसान का अपना खुद का अनुभव से बहुत सारा ज्ञान पैदा होता है। वो हमारे जो शहरवासी भाई बांधव है उनके लिए बांटना, उनको दिखाना, उनको समझाना एक अच्छी बात होती है। लोगों को खुश होते हैं लोग पर्यटन करने के, वो वहाँ जो जगह होती है वहाँ पर कोई नया ज्ञान की अनुभूति उनको मिलती है तो उनको और अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ वहाँ का स्वादिष्ट भोजन और वहाँ की मतलब जो नैसर्गिक प्राकृतिक एनवायरनमेंट, तो ये काम इस देश का हर एक किसान कर सकता है। अभी ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा मालूम नहीं। ये मेरी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हर एक गांव में एक दो किसान अगर करता है तो ये पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि किसान के पास फलती फूलती खेती हो और किसान के घर वालों के पास ऐसा मन हो, ऐसी मतलब विचार हो कि अनजान मेहमानों की सेवा करने की इच्छा हो। कोई भी आएगा, और हमारे पास जब ये शुरुआत हुई 1985 में, उस वक्त टेलीफोन नहीं थे, लोग कभी भी आते थे, कोई भी आते थे और हम उनकी सेवा करते थे। उनको अच्छा कैसे लगे, हमारे विचार में वही एक विचार था कि वो खुश होकर यहाँ से चले जाए। और वो खुश होकर 99% ऑफ देम दे वेंट बैक वेरी हैप्पीली। और उसी का ये नतीजा है कि आज कृषि पर्यटन इज कंसिडर्ड Saguna Bagh is considered as one of the top 10 centers in the world for agritourism. वाह। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा अवार्ड हमें दिया है। तो कृषि पर्यटन करने के लिए कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं होने की जरूरत नहीं है। कोई एकदम बढ़िया सा ऑडिटोरियम, ये वो किचन, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी शुरुआत डे पिकनिक से किसान ने करना जरूरी है। कोई भी उसके रिश्तेदार हो या उसके दोस्त लोग हो, रिश्तेदारों के दोस्त हो, कोई भी अपने खेत पे आ सकते हैं। हमारे खेत पर आने के बाद उनको, जैसे हम एक अतिथि देवो भव, जो भी हमारा संस्कार है, उस संस्कार से हम अगर उसकी सेवा करते हैं तो वो अतिथि खुश हो जाता है। जाते वक्त बोलता है कि भाई ये थोड़े से पैसे ले लो, आप हमारे लिए इतना सारा काम किया। तो ये हो गया शुरुआत कैसे करें। धीरे धीरे उसको प्रोफेशनल मॉडल बन सकता है, जो आज सगुना बाग में है। हमारी वेबसाइट है, बुकिंग भी वेबसाइट पर होता है, टेलीफोन से होता है, उसकी पूरी जानकारी, रूम्स कैसे है, अभी बहुत अच्छा सब बनाया है। बेटा हमारा स्विट्जरलैंड पढ़ के आया और उसने पूरा प्रोफेशनल अप्रोच देकर उसको बहुत अच्छा बढ़ोतरी दिया हुआ है। तो कृषि पर्यटन वही हो सकता है जहां पर एक्टिव फार्मिंग हो। और कृषि पर्यटन अगर हम करते हैं तो एबल यूथ गांव का जो है वो शहर में जाके नौकरी करने की कोशिश नहीं करेगा। वो पीपल की छाव छोड़ के उसको शहर में जाने की जरूरत नहीं है। तो एबल यूथ अगर रहे, एबल इंटेलेक्चुअली, एबल फिजिकली, एबल रिस्क टेकिंग, तो वो अपनी खेती अच्छी करेगा। और एग्रो टूरिज्म इज ए बिजनेस मेनली फोकस्ड ऑन छुट्टियों के दिन, वीकेंड्स वगैरह होता है, उस वक्त करेंगे तो वो किसान, उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। क्योंकि मैं देखा कि आदमी को, किसान को प्रतिष्ठा मिलती नहीं है। हाँ, वो पहला प्रश्न था, उसका उत्तर देना मेरा रह गया।
आदमी को जिंदा रहकर परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम बोलते हैं 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हम बोलते हैं 3 नहीं, चौथी चीज़, और वो है प्रतिष्ठा। वो मिलना जरूरी है और वो पहले मिलनी चाहिए। और किसान को वो मिलती ही नहीं है। किसान के पास कोई जाता ही नहीं है। किसान के पास कब कोई जाएगा? वो अगर उसको थोड़ा दिखाए कि मेरे पास एक नया प्रकार का आम है, या मेरे पास एक नए किस्म की धान की जाति है, प्रजाति है, या मैं एक नए प्रकार से खेती करता हूं जिसको बोलते हैं जीरो टिलेज, SRT, तो लोग आएंगे। तो जैसे ही SRT की खेती होगी तो उसके पास जैव विविधता बनेगी। वो बोलेगा, अरे आप पिछले समय आए थे तो ये बटरफ्लाई हमारे पास नहीं था, देखिए ये पंछी भी आज हमारे पास नहीं आ गया। तो ये जो है, अपना देश अच्छा बनेगा, किसान अच्छा बनेगा, सशक्त, सुदृढ़, हैप्पी फार्मर बनेगा। तो इस तरह से, और जो महात्मा गांधी की इच्छा थी कि गांव वाला और शहरवासी एक दूसरे को साथ रहे, ये भी जो विचार है उसको प्रैक्टिकल में आज तक किसी ने हुआ नहीं है सिद्ध। ये कृषि पर्यटन और SRT से हो सकता है, ये होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एबल यूथ अट्रैक्ट होगा गांव में, और उससे ये कृषि पर्यटन और SRT से होगा, क्योंकि SRT से उसका काम एकदम कम होता है, उसके हाथ में समय बहुत सारा मिलता है। तो SRT और कृषि पर्यटन से हमारा देश सशक्त बन सकता है। ये एक बढ़िया मॉडल सगुना बाग में देखने लायक है। बिल्कुल सर, जब जैसे ही मुझे मौका मिले मैं तो आने वाला हूँ आपके पास, एंड हम एंजॉय करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, मैं जब पहला कॉल किया था आपके साथ, आपने एक ऐसा चीज़ कहा जो मेरे साथ थोड़ा इट रह गया, कि आपने कहा था कि आपके ज़िंदगी का उद्देश्य मेरा जनरेशन है, यंगस्टर्स। यस। इससे आपका क्या मतलब था सर? आप यंगस्टर्स को, भारत के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर के प्रति? क्या पहले तो मेरा उद्देश्य क्यों है वो, क्योंकि मुझे तो दूसरा और चारा है ही नहीं। मेरी जनरेशन तो अभी यंग नहीं हो सकती। अभी आप ही हो मेरी जो मशाल है विचारों की, वो मशाल ले जाकर चलने वाली आप ही जनरेशन है। तो आपकी जनरेशन सुदृढ़ हो, आपकी जनरेशन एकदम स्ट्रांग हो, आपकी जनरेशन हमारे देश का भविष्य और मतलब आशा आकांक्षा जो है वो आप ही है। तो आपकी जनरेशन को मजबूत रहने की एक नया विचार देना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सभी बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स और थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स है, वो तो बोल रहे हैं वर्ल्ड इज कमिंग टू अ कैटास्ट्रोफिक एंड, इट इज ऑलरेडी कमिंग टू। थियोरेटिकली हमारे हाथ में इस वर्ल्ड को बचाने के लिए हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। अभी 15 साल में क्या होगा? बाय द टाइम यू एडिट दिस फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट इट, 15 साल निकल जाएंगे। इतना 15 साल बहुत तेजी से चले जाएंगे हाथ से। तो इतने में हमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन फॉर फूड शॉर्टेज एंड ग्लोबल वार्मिंग जो हम समझ गए हैं वो हम देना चाहते हैं, और वो हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं, हाँ आपके हाथ में दे रहे हैं, जो कि किसानों को मोटिवेट करे आप, और उनको ये समझने के लिए प्रवृत्त करे। तो ये सब करने से हम बहुत मतलब मेरे लाइफ का जो भी मेरा बकेट लिस्ट है वो वही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देशवासियों को कि जो खेती कभी कर नहीं पाएंगे वो इतना तो जरूर करे कि किसान को बढ़ोतरी दे, किसान को प्रतिष्ठा प्रदान करे। वो कैसे कर सकते हैं? किसान के खेत पर कहीं ढूंढो, कहीं ऐसे रास्ते पे ढूंढो कि एक किसान खेती कर रहा है। आप जब 10 किसानों के साथ बात करोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये 5 नंबर वाला किसान जो था उसका मेरा अच्छा जम सकता है।
उसके साथ दोस्ती बनाओ, क्योंकि मैनी पीपल आर सेइंग फूड शॉर्टेज इज इनएविटेबल। तो फूड शॉर्टेज जब आएगा, आपके खिस्से में, आपके बैंक में बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन दे कैनॉट बाय, दैट मनी कैनॉट बाय फूड फॉर यू। उस वक्त ये किसान दोस्त जो है वो ही आपको और आपकी फैमिली को जिंदा रह सकता है बाय प्रोवाइडिंग थोड़ा फूड। तो ये मेरा कहना है, फाइंड अ फार्मर फ्रेंड। ये शहर वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक किसान दोस्त को ढूंढो जल्दी से जल्दी। यू आर लूजिंग टाइम, और ये आपके स्वार्थ के लिए, किसान के लिए नहीं, आपके खुद के स्वार्थ के लिए एक किसान दोस्त को ढूंढो एक। और किसानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी भूमाता स्वस्थ कैसे होगी। आप कोई तो तरीका ढूंढो कि आपकी भूमाता सशक्त कैसे बनेगी, कैसे स्वस्थ होगी। जो भी रास्ता आपको अगर मालूम है कोई दूसरा रास्ता, तो जरूर अपनाओ, नहीं तो एसआरटी का ये रास्ता बहुत सुलभ, बहुत स्वस्थ और बहुत तेजी से आपकी भूमाता को सशक्त करने का रास्ता है। उसको समझ लो, उसको साइंटिफिकली अच्छी तरह से समझ लो, कोशिश करो। आपके पास अगर 5 एकड़ जगह है, 5 गुंठा, थोड़ी सी जगह में उसको कोशिश करके देखो कि उसका प्रयोग करके देखो। पूरी जगह में मत अपनाओ, थोड़ी सी जगह में उसको आप करके देखो, जो कि आपको खुद को उसको पता चले कि एसआरटी क्या है। राइट। प्रयोग करना जरूरी है। किसानों ने प्रयोग के सिवा परिवर्तन नहीं आएगा, और परिवर्तन के सिवा प्रगति नहीं दिखाई देगी। हर एक प्रयोग से अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा। सैकड़ों प्रयोग करोगे तो एक आध प्रयोग से अच्छा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये सब कठिन मार्ग से नहीं जाना चाहते हैं, तो एसआरटी का मार्ग एक आसान मार्ग है, जो आपके थ्रू मैं किसानों के पास ले जाना चाहता हूँ। और उन्होंने वो अपनाई है। और देखिए तो क्या अभिनव और शेखर आपके लिए लाया है, और वो देखकर तो देखिए, टेस्ट करके देखिए। और बस उतना मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक आपके ऑनेस्ट ओपिनियन मेकिंग के लिए मुझे आप में एक सबसे अच्छी बात है कि कोई एकदम रॉ ऑथेंटिक आपके जो भी डिटेल्स लगते हैं उसमें ना ही कोई किसी का इन्फ्लुएंस या कुछ लगता है। इट्स योर एक्सपीरियंस अक्रॉस द लास्ट 50 ईयर्स, राइट? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जैसे मैंने कहा, ये एक शुरुआत है। सगुना बाग ज़रूर हम आएंगे, लोगों को भी एंकरेज करेंगे कि वो जाके खुद देखें। एंड यदि जो भी रिजल्ट्स वो अचीव कर पा रहे हैं तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड दोबारा जल्दी आपसे मिलते हैं और बहुत डिटेल में बात करते हैं।